हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद आरटी। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने एक सीडीपी की 20 डे सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें हम हिमांशी मैम के सीडीपी के नोट्स रिवीजन करते हैं और आज उसी सीरीज का डे नंबर 5 है। अगर इससे पहले आपने सभी डेज नहीं देखे हैं तो एक बार जाके जरूर देखें। और जो डे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ है उनकी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करा दूंगी, तो वहां से जाके उन्हें जरूर चेक कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं अपने डे नंबर 5 पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है, एक मिनट। यस, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि कल हमने डायरेक्शन के बारे में बात की थी, यानी प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट और डायरेक्शन क्या है। तो डायरेक्शन थी जो विकास की, वो एक तो थी सर से पैर की तरफ, जिसको हम स्पैलो कॉर्डल कहते थे, और दूसरा था केंद्र से बाहर की तरफ, जिसे हम प्रॉक्सिमो डिस्टल कहते थे। ठीक है, आज हम बात करेंगे व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बारे में। यस, तो आज हम बात करेंगे व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बारे में। तो जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं वो क्या होती है। तो आप सभी को पता होगा कि इस दुनिया में बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती हैं, और आपने ये भी देखा होगा कि कोई भी प्रजाति समान नहीं होती। यहाँ तक कि एक बंदर यानी दो बंदर भी एक दूसरे के समान नहीं होते। उसी तरीके से अगर कोई जुड़वा बच्चे हैं तो वो भी समान नहीं होंगे। अगर वो शकल से समान है, चलो हमने मान लिया कि उनका जो फेस है वो दोनों का एक समान है, परंतु उनकी जो रुचि है, उनकी जो बुद्धि है वो समान नहीं होगी। क्या पता एक बच्चा मैथ्स में अच्छा हो तो दूसरा बच्चा साइंस में अच्छा हो। तो ये जो आपकी विभिन्नताएं होती हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, वो सभी में पाई जाती हैं। इसीलिए हमें किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए कि वो काला है, वो गोरा है, वो लंबा है, वो छोटा है। क्यों? क्योंकि ये सभी विभिन्नताएं आपकी पाई जाती हैं बाय नेचर, और भगवान ने वैसे भी सभी को बनाया, तो हम भगवान की बनाई हुई चीज का मजाक कैसे उड़ा सकते हैं। ये भी तो सोचने वाली बात है। तो देखो यहाँ पे नोट करके दिया भी हुआ है कि रिस्पेक्ट इंडिविजुअल डिफरेंस एंड डोंट लाफ अदर्स, यानी सभी की जितनी भी आपकी ये प्रजातियां हैं, विभिन्नताएं हैं व्यक्तियों में जो पाई जाती है, हमें सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें एक दूसरे पर हंसना नहीं चाहिए। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा कि व्यक्तिगत विभिन्नताएं क्या है। अब वो किस आधार पर अलग अलग हो सकते हैं, किस बेसिस पर जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हमें देखने को मिलती है। तो अब हम वो देखेंगे नेक्स्ट। यस, तो जो व्यक्तिगत की विभिन्नताएं हैं वो हमें किस आधार पर देखने को मिलती है। तो सबसे पहले बुद्धि, बुद्धि के आधार पर भी बुद्धि के आधार पर भी यस, तो देखते हैं। तो जो व्यक्तिगत की विभिन्नताएं हैं हमें वो किस आधार पर देखने को मिलेंगे। तो बुद्धि के आधार पर हो सकती है कि भाई किसी की बुद्धि अधिक चलती है, किसी की कम चलती है, होता है ना। और रुचि के आधार पर किसी को करेले की सब्जी पसंद है तो किसी को पनीर की सब्जी पसंद है। मूल्य के आधार पर वैल्यूज भी तो अलग अलग होती है व्यक्ति की। और अभिक्षमता के आधार पर और व्यक्तित्व के आधार पर एक पर्सनैलिटी, कि किसी की पर्सनैलिटी कितनी अच्छी होती है तो किसी की उसमें कपड़े पहनने का ही सेंस नहीं है, होती है ना। तो ये क्या, ये व्यक्तिगत भिन्नताओं का आधार है कि हम एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से कैसे भिन्न कर सकते हैं, किन आधार पर व्यक्ति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, मतलब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग होता है। तो ये कुछ आधार है जिनके बेसिस पर जो व्यक्ति है वो एक दूसरे से अलग होते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ। यस, तो यहाँ पे देखिए नोट नोट करके लिखा है कि विद्यालय में यूनिफॉर्म आवश्यक है, परंतु एक शिक्षक के लिए टीचिंग टेक्निक में यूनिफॉर्म अर्थात एक समान होना आवश्यक नहीं है। यानी जो स्कूल्स होते हैं आपने देखा होगा कि सभी बच्चों के लिए यूनिफॉर्म होती है, कि सभी बच्चे इस यूनिफॉर्म में आएंगे, बट टीचर्स के लिए ऐसा नहीं होता। टीचर्स के लिए जो यूनिफॉर्म है वो नहीं होती। अब इसका मेन कारण क्या है। जो स्टूडेंट्स के लिए जो यूनिफॉर्म अवेलेबल कराई जाती है, इसका ये मतलब है कि हम स्कूल में सभी बच्चों को एक समान देखते हैं, हम किसी भी बच्चे में भेदभाव नहीं करते। और टीचर्स के लिए यूनिफॉर्म क्यों नहीं बनाई, क्योंकि जो टीचर है वो हर बच्चे को एक जैसा थोड़ी ना पढ़ा सकता। किसी बच्चे की कैचिंग पावर ज्यादा अच्छी है तो उसे थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ाएगा, उसमें थोड़ी सी अलग टीचिंग टेक्निक अपनाएगा। थोड़े कुछ बच्चों को ऐसा बिल्कुल समझ में नहीं आता तो उसे बिल्कुल बेसिक से लेना पड़ता है, बेसिक से चलना पड़ता है, यानी उसके साथ जो उसकी टीचिंग टेक्निक है वो अलग होती है। तो इस वजह से टीचर की यूनिफॉर्म ज्यादा जरूरी नहीं है, बच्चों की यूनिफॉर्म जरूरी है, क्योंकि बच्चों को हमें ये दिखाना है कि आप सभी समान हो। पर टीचर्स के लिए हर बच्चे को पढ़ाने का तरीका अलग अलग रखना चाहिए। ठीक है, जैसा बच्चा है उसी के अकॉर्डिंग उसे अपनी टीचिंग टेक्निक रखनी चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। वो अब यहाँ पे ये है कि यूनिफॉर्म जो इंस्ट्रक्शन क्या ये इंस्ट्रक्शंस है, यानी शिक्षक के लिए अनिवार्य नहीं है, बट स्टूडेंट्स के लिए आपकी जो यूनिफॉर्म है वो अनिवार्य होनी चाहिए।
अब बात आती है यदि बच्चों का ग्रुप बनाया जाए तो हमें किस आधार पर ग्रुप बनाना चाहिए। करते हैं ना कि ग्रुप स्टडी करो, तो जो टीचर्स है अगर वो ग्रुप स्टडी करवा रही है, बच्चों की ग्रुप बनवा रही है, तो किस आधार पर ग्रुप बनाए। तो देखिए 2 टाइप से ग्रुप बनते हैं, एक तो होमोजीनियस, एक हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब होता है, तो यहाँ पे सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, ठीक है कंटिन्यू करते हैं अपने टॉपिक पर। तो 2 टाइप से ग्रुप बनते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब होता है सेम एबिलिटी, और हेट्रोजीनियस का मतलब होता है डिफरेंट एबिलिटीज। अगर देखिए हम सेम एबिलिटीज वाले बच्चों का ग्रुप बना देंगे तो वो तो कुछ सीख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वही एबिलिटी उसमें, वही एबिलिटी उसमें। और अगर हम हेट्रोजीनियस ग्रुप बनाएंगे, यानी डिफरेंट एबिलिटीज वाले बच्चों को ग्रुप में रखेंगे, तो वो एक दूसरे से काफी कुछ सीख पाएंगे। इसीलिए ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है कि अगर आप टीचर हो तो आपको ग्रुप बनाने के लिए कहा जाए तो आप कैसा ग्रुप बनाओगे। तो अगर आप टीचर हो तो आपको ग्रुप बनाने के लिए कहा जाता है, तो आप क्लासरूम में हेट्रोजीनियस ग्रुप बनाओगे, जो डिफरेंट एबिलिटीज वाले बच्चे हैं उन्हें एक साथ रखोगे ताकि वो एक दूसरे से सीख पाए। आई होप आपको ये ग्रुप का कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा कि किस टाइप से आपको ग्रुप बनाने हैं क्लासरूम में। यस, अब बात करते हैं सबसे मेन इंपॉर्टेंट और मेन टॉपिक की, मोटिवेशनल। एक क्वेश्चन आपको यहाँ से जरूर देखने को मिलता है। तो देखिए मोटिवेशन आपका कितने टाइप का होता है। तो मोटिवेशन यहाँ पे आपका 2 टाइप का होता है, एक तो आपका इंटरनल और दूसरा आपका एक्सटर्नल। यानी एक तो आपका आंतरिक मोटिवेशन और एक आपका बाह्य मोटिवेशन। आंतरिक यानी जो आपको आत्मा से मिलता है, कहते हैं ना कि एक तो मेरी आत्मा ने कहा है मुझे पढ़ना है और मुझे कुछ बनना है, वो एक तो वो वाला मोटिवेशन होता है। एक होता है एक्सटर्नल, कि किसी चीज को पाने के लिए, कोई रिवॉर्ड हो गया, कोई ट्रॉफी वगैरह, कोई मार्क्स हो गया, यानी कुछ सैलरी के लिए, जैसे कि करते हैं स्कूल्स में, क्लास में कि अच्छा फर्स्ट प्राइज ये, ठीक है तो मुझे फर्स्ट ही आना, मुझे वो प्राइज ही चाहिए। तो वो एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है, जो बाहरी चीजों को देखकर हमारे अंदर पैदा होता है। और इंटरनल होता है वो हमारी कोई वो रिवॉर्ड बेस्ड नहीं होता, वो हमारी अंतर आत्मा से वो आवाज आती है कि अब हमें वो चीज करनी है, हमें सक्सेस प्राप्त करनी है, तो हमें फिर करनी ही है, ठीक है। तो 2 टाइप्स के आपके मोटिवेशन होते हैं। अगर मैं कहूँ कि इंटरनल मोटिवेशन और एक्सटर्नल मोटिवेशन में से कौन सा मोटिवेशन ज्यादा बेस्ट है, तो आपका आंसर आना चाहिए कि जो इंटरनल मोटिवेशन है वो ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि एक्सटर्नल मोटिवेशन एक टाइम के बाद खत्म हो जाएगा। अगर आपको वो रिवॉर्ड मिल गया जिसके लिए आपने मेहनत की है, आपको लगता है कि मैं फर्स्ट आऊंगा, मुझे वो ट्रॉफी मिलेगी, ठीक है, तो आप फर्स्ट आए, आपको वो ट्रॉफी मिलेगी, बस खत्म, वहां पे आपका एक्सटर्नल मोटिवेशन खत्म हो जाएगा। क्योंकि जिस रिवॉर्ड को पाने के लिए आपके अंदर अभी प्रेरणा जगी थी, मोटिवेशन जगा था, वो रिवॉर्ड तो आपको मिल गया। बट इंटरनल मोटिवेशन हमारा खत्म नहीं होता, इसीलिए एक्सटर्नल और इंटरनल मोटिवेशन में से जो सबसे बेस्ट है वो इंटरनल मोटिवेशन है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि यदि आप टीचर हो और आप बच्चे के मन में कौन सा मोटिवेशन जगाना चाहते हो, तो आपका आंसर इंटरनल मोटिवेशन आना चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा ये कॉन्सेप्ट भी। आज का टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1 मार्क्स तो आपका मोटिवेशन में से जरूर बनता है, यानी 1 मार्क्स एक क्वेश्चन मोटिवेशन में से जरूर बनता है। और एक क्वेश्चन आपका जो हमने ग्रुप वाला पढ़ाया था, अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो इतना इजी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है कि क्लासरूम में हमें कैसे ग्रुप बनाने चाहिए, सेम एबिलिटीज वाले या फिर डिफरेंट एबिलिटीज वाले। ओके, तो यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन आपके एकदम अच्छे प्रिपेयर होने चाहिए, क्योंकि यहाँ से आने की बहुत ज्यादा संभावना होती है इस टॉपिक में से। अब बात करते हैं मोटिवेशन साइकिल की, कि किस तरीके से मोटिवेशन की साइकिल होती है। यस, तो यहाँ पे बात हुई है आपकी अभिप्रेरणा का चक्र, यानी साइकिल ऑफ मोटिवेशन की किस तरीके से जो साइकिल है मोटिवेशन की वो चलती है। तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हो, NDAGAR। एन से आपकी जो नीड है, डी से आपकी ड्राइव, और ए से आपका यहाँ पे एरोसोल है, और जी से आपका गोल डायरेक्शन है, ए से अचीवमेंट, और आर से रिडक्शन ऑफ एरोसोल यानी उत्तेजना की कमी। तो सबसे पहले आपको किसी चीज की आवश्यकता है, अगर आपको आवश्यकता है तो आप उसकी तरफ ड्राइव, यानी आप प्रनोट करोगे, कुछ ना कुछ सोचोगे कि कैसे मैं अपनी अवस्था को पूरी कर सकता हूँ। फिर आपके मन में उत्तेजना जगेगी उस चीज को पाने के लिए। फिर उत्तेजना जगेगी तो आप गोल निर्धारित करोगे। जब आप गोल निर्धारित करोगे तो आपको वो अचीवमेंट मिल जाएगी, वो उपलब्धि आपको मिल जाएगी। और जब वो उपलब्धि आपको मिल जाएगी तो जो उत्तेजना थी उस उपलब्धि को पाने की, वो उत्तेजना आपके अंदर कम हो जाएगी। तो इस तरीके से जो साइकिल है चलती रहती है, कि सबसे पहले आपको किसी चीज की नीड होगी, फिर आप प्रनोद होगे उस चीज के लिए, फिर आपके मन में उस चीज के लिए उत्तेजना जगेगी, और फिर आप गोल बनाओगे, गोल निर्धारित करोगे, उसके बाद आप उस उपलब्धि को पालोगे, और उपलब्धि के बाद जब आपने वो उपलब्धि पाली, आपको वो अचीवमेंट मिल गई, तो जो उत्तेजना थी उस चीज को लेके, उस उपलब्धि को लेके जो आपके मन में उत्तेजना जगी थी, तो वो उत्तेजना अपने आप कम हो जाएगी, क्योंकि जिस चीज को लेके आपके मन में उत्तेजना जगी थी वो चीज तो आपको मिल गई, ठीक है।
तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से साइकिल ऑफ मोटिवेशन चलता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपके जो टॉपिक है वो क्लियर हुए होंगे और जो आपके कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हुए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर सकते हो आप अपने सीटेट फ्रेंड्स के साथ जो सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इसी तरीके से जो सीरीज है वो 20 डेज तक कंटिन्यू रहेगी और डे बाय डे हम हिमांशी मैम के जो सीडीपी के नोट्स हैं वो कवर करेंगे। अगर आप सीडीपी का आपने सिलेबस नहीं पढ़ा है, अगर आप ये नोट्स की जो रिवीजन सीरीज है वो भी आप देख लेते हो, 2-3 बार आप इन्हें देख लेते हो, अपने नोट्स प्रिपेयर कर लेते हो, नोट्स भी प्रिपेयर नहीं करते हो तो ये जो पीडीएफ है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगी, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। तो भी आप सीडीपी में अच्छे मार्क्स ला सकते हो, यानी आप 25, 22 के अराउंड आप मार्क्स ला सकते हो। क्योंकि जब मैंने सीटेट दिया था मैंने भी कहीं से भी नहीं पढ़ा था, मैंने सिर्फ इस नोट से ही पढ़ा था, तो मेरे आई थिंक 23 मार्क्स आए थे 30 में से। मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगी बट जिस तरीके से मेरी प्रिपरेशन थी उस तरीके से बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, क्योंकि मैंने बस नोट्स ही रिवाइज किए थे और लास्ट के 10, 15, 20 दिन में मैंने नोट्स रिवाइज किए तो वहीं से मेरे मुझे काफी अच्छे मार्क्स लगे। क्योंकि 20-25 दिन, 20 दिन में, 25 तो है ज्यादा होंगे, 20 दिन में आपके अगर 25 मार्क्स, 23 मार्क्स, 24 मार्क्स आते हैं तो वो कम नहीं है, वो ज्यादा है। और अगर आप स्टार्टिंग से ही अगर आप बेसिक भी पढ़ोगे, बेसिक से और नोट्स भी रिवीजन कर लेते हो तो आपके 30 ऑफ 30 भी आ सकते हैं। और अगर आपको बेसिक सीरीज देखनी है तो बेसिक सीरीज भी मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी। ये रिवीजन सीरीज है, रिवीजन सीरीज अलग है और जो सीडीपी की बेसिक टू एडवांस सीरीज है वो अलग है। मैं दोनों की प्लेलिस्ट बना दूंगी, आप चेक कर सकते हो। देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।